Hello students, today we are going to discuss our new topic, how to explain stanza. As we all know that we had done two poems in our last two videos, and now today we are going to discuss how to explain a stanza. So let's start. How to explain a stanza. स्टैंजा को हमें कैसे एक्सप्लेन करना है, एक्सप्लेन का मतलब आप समझ गए होंगे, व्याख्या कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में ये 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा। डेफिनेटली आपके 4 मार्क का क्वेश्चन ये एग्जाम में आएगा। उसमें लिखा हुआ होगा एक्सप्लेन दिस स्टैंजा, कि आपको ऑप्शन में कोई भी 2 पोएम में से 2 स्टैंजा मिलेंगे, उन 2 स्टैंजा में से आपको क्या करना होगा, एक स्टैंजा को वहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा, व्याख्या करनी होगी। अब एक्सप्लेन कैसे करते हैं स्टैंजा को, सिंपल सी चीज़ है। आप लोगों ने सुनते ही होगा कि हम तो लिख के आ जाएंगे, पूरी आप स्टोरी लिख देते हैं। कुछ बच्चे पूरी स्टोरी लिख कर आ जाते हैं, उसके बारे में पूरी कहानी नहीं लिखनी होती। इसका एक फॉर्मेट होता है, एक शॉर्ट फॉर्मेट है। अगर आप उस फॉर्मेट को अच्छे से समझ लेंगे, आप उसको अच्छे से लिखना सीख जाएंगे, तो आपके 4 मार्क आपसे कोई नहीं ले सकता। सिंपल सी चीज़ है। अगर आप फॉर्मेट सही लिखेंगे, और फॉर्मेट के अंदर भी सही लिखना होगा, ऐसा नहीं सिर्फ फॉर्मेट बना के आ जाएंगे, लेकिन अगर आप फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखेंगे तो आपका आंसर एकदम करेक्ट होगा। देखिए फॉर्मेट बनना कैसे है। फॉर्मेट के 3 स्टेप है। नंबर 1 रेफरेंस। फर्स्ट स्टेप कौन सा है, रेफरेंस। नंबर 2 कॉन्टेक्स्ट, ओके। और नंबर 3 बाद में बात करते हैं थर्ड की, पहले इन 2 को तो डिस्क्राइब कर लेते हैं, ओके। नंबर आपका जो फर्स्ट आपका स्टेप है इसमें, वो है रेफरेंस। सबसे पहले तो आपको इंग्लिश के पेपर में स्पेलिंग करेक्ट लिखना है। हाँ, सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि आप स्पेलिंग करेक्ट नहीं करेंगे तो आपका आंसर वैसे ही ऑब्वियस सी चीज़ें गलत माना जाएगा। टीचर एग्जामिनर ये दिखाएगा इसको स्पेलिंग ही नहीं आती, तो रेफरेंस की स्पेलिंग कई बच्चे गलत लिखते हैं। जैसे अभी देखना कैसे बच्चे लिखते हैं, बताती हूँ। ये रेफरेंस की स्पेलिंग सही है बच्चों के लिए, क्योंकि कई बार हम क्या करते हैं, देखो बच्चों की बात नहीं, कई बार हम भी ये चीज़ गलत लिख सकते हैं। कैसे, आप जल्दीबाजी में रेफरेंस में REFRENCE आप F के बाद का E खा जाते हैं, ज़्यादा भूख लगने के कारण। तो आपको क्या करना है, ये स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। रेफरेंस की स्पेलिंग आप अच्छे से जल्दी से नोटबुक लीजिए, कॉपी लीजिए, और स्टैंजा को हम कैसे एक्सप्लेन करने वाले हैं उसको समझ लीजिए। ले आए सब नोटबुक और पेन, ओके। तो देखिए आपको क्या करना है, रेफरेंस की स्पेलिंग सबसे पहले करेक्ट लिखनी है। रेफरेंस की स्पेलिंग क्या होती है, चलिए रिपीट करते हैं, REFERENCE, रेफरेंस। नंबर फर्स्ट स्टेप नंबर 1। अब रेफरेंस में क्या लिखना होता है, सब पूछ रहे होंगे मैम ने ये तो बोल दिया कि रेफरेंस लिखना है, और रेफरेंस में लिखना क्या है, ये चीज़ आप लोग सोच रहे होंगे, ठीक है। तो अब रेफरेंस में लिखना क्या है वो भी हम एक बार चेक कर लेते हैं। तो देखिए रेफरेंस में आपको क्या लिखना है। रेफरेंस में आपको एक लाइन बहुत अच्छे से लर्न करनी है। लाइन हम बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं, बहुत ईजी है। इसलिए आपको क्या लिखना है उसमें, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। क्या याद करना है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम। यहाँ पे पोएम का मैंने जगह आपको यहाँ नाम लिखना है, मैंने वो जगह क्या रखी है, ब्लैंक रखी है। वहाँ पे आप पोएम का नाम लिखिए। पोएम का नाम क्या है, रिस्क, क्योंकि आज हम कौन सी पोएम को समझने वाले हैं, रिस्क पोएम को हम समझने वाले हैं। मैंने रिस्क पोएम का एक स्टैंजा यहाँ पे लिया है, और स्टैंजा को हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। और अगर हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन कैसे करना वो सीख गए, उसके बाद में हम कोई भी पोएम आ जाए उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। तो हमें रेफरेंस में क्या लिखना होता है, रेफरेंस में हमें क्या करना है, दीज लाइन्स हैव बीन, दीज लाइन्स ये पंक्तियाँ, हैव बीन टेकन फ्रॉम कहाँ से ली गई है, द पोएम रिस्क, एंड इट्स कंपोज्ड बाय, किसके द्वारा लिखी गई है। मैंने आपको बताया था कि पोएम और पोएट का नाम बहुत अच्छे से लर्न करना है, इसीलिए बताया था, क्योंकि रेफरेंस में क्या लिखना होता है, सब प्रसंग व्याख्या करनी है हमें यहाँ पे। तो हम बात कर रहे हैं एक्सप्लेनेशन का, तो रेफरेंस में हमें क्या जरूरी है, रेफरेंस में आपको सिर्फ पोएट का और पोएम का नाम लिखना ही जरूरी है, उसमें सिर्फ इतना ही आएगा। तो रेफरेंस में क्या लिखना होता है कि आपको रेफर कराना है कि वो कहाँ से रेफर करती है, उसका नाम क्या है और उसको लिखा किसने है। तो यहाँ पे हमने लिखा है दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम, ये पंक्तियां ली गई हैं रिस्क से, एंड इट्स कंपोज्ड बाय जेनेट रैंड।
इट्स कंप्लीट। ये इतना ही रेफरेंस है। आप इसको चेंज कर सकते हैं। आप बोलेंगे चेंज कैसे कर सकते हैं? आप यहाँ पे पोइम और पोइट का नाम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे आप लिख सकते हैं दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम माई गुड राइट हैंड एंड इट्स कंपोज बाय या फिर रिटन बाय चार्ल्स मैके। ठीक है, आपकी थर्ड पोइम है, आप उसको ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। आपकी फोर्थ पोइम आप उसको भी ऐसे रिप्लेस कर सकते हैं। अभी तो हमारी 2 ही पोइम कंप्लीट हुई हैं, तो आज हम उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो these lines have been taken from the poem Risk and it's composed by Janet Rand। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? कॉन्टेक्स्ट। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखना होता है? आपको कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, आपने जो 4 लाइन है या 5 लाइन जो आपका स्टेंजा बना है, उस स्टेंजा को आपको बहुत ब्रीफली उसकी जो थीम है कि आखिर पॉइंट एक लाइन में बताना है कि पॉइंट क्या बताना चाह रहा है, और वो भी इतना इंटरेस्टिंग कि लोग आपका एक्सप्लेनेशन पढ़ने के लिए जाएं कि हाँ भाई इसको कुछ आता है। तो हमने जो 4 लाइन हमने कौन से लिए पहले बता दूं। मैंने यहाँ पे लिया है टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, टू एक्सप्रेस फीलिंग्स इज टू रिस्क एक्सप्रेसिंग योर ट्रू सेल्फ। मैंने ये पोइम ली। अब आपको पता चल गया होगा कौन सी पोइम है। भाई एग्जामिनर आपको पेपर में आपके पास में कोई भी ऐसा नहीं देने वाला कि ये पोइम ये है, इसको इसने लिखा है, नहीं, खाली लाइन्स आएगी। लाइन्स देख के आपको समझ में आ गया कौन सी पोइम है? रिस्क, जो कि मैंने पहले बता दिया, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आप समझ तो रहे होंगे कि हमने पोइम पढ़ी है ये पहले। तो ये रिस्क पोइम है, हमें पता है। अब इस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं? एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना है? उसी पॉइंट पर आते हैं। कॉन्टेक्स्ट में हमें इस 4 लाइन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन ली है अच्छी सी, देखिए सही है या गलत, आप लोग ही बता सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट, द पॉइंट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। मुझे पता है ये करेक्ट है, क्योंकि आपको भी पता है ये करेक्ट है। कैसे? द पॉइंट सेज दैट, सबसे पहले आपको ये याद रखना है, इसमें पॉइंट ही कहेगा, हमें नहीं कहना है। ठीक है, हमसे जब पूछा जाए तब हम बोलेंगे, क्योंकि पॉइंट ये पूरी पोइम लिख रहा है। तो हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट में द पॉइंट सेज दैट, इसको लर्न करके रखिए। द पॉइंट सेज दैट, द पॉइंट सेज दैट, द पॉइंट सेज दैट, द पॉइंट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू। हर चीज़ में रिस्क, हम जो भी करते हैं उसमें क्या है? रिस्क है। Here he gives various example about it। उसने various example मतलब कई प्रकार के क्या दिए हैं? Examples दिए हैं इसके बारे में हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकंड स्टेप। फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, सेकंड स्टेप कंप्लीट हो गया, रेफरेंस हो गया और कॉन्टेक्स्ट हो गया। अब बचा थर्ड स्टेप। हमने फॉर्मेट इसका बनाया था, फॉर्मेट में 3 स्टेप है, रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। अब एक्सप्लेनेशन में वही सेम मिस्टेक करते हैं जो कि रेफरेंस में करते हैं, स्पेलिंग की। सबको पता है एक्सप्लेन, अब यहाँ पे एक्सप्लेन की स्पेलिंग सबको आती है। ये लो, एक्सप्लेन कंप्लीट हो गया, EXPLAIN, एक्सप्लेन। तो एक्सप्लेनेशन को अब इसके आगे स्टार्ट कर देंगे। एक्सप्लेन हो गया, ATION लगा दो, एक्सप्लेनेशन हो गया, है ना। बट बेटा ये गलत है, अब यहाँ पे हम लोग गलती करते हैं। ठीक है, इसको करेक्ट हम कैसे करेंगे? एक्सप्लेनेशन की आपको स्पेलिंग अच्छे से लर्न करनी है। देखो 4 मार्क अगर चाहिए, हम बोर्ड के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमें अच्छे से इसको समझना होगा। तो एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग क्या होती है? एक्सप्लेनेशन की स्पेलिंग होती है EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हाँ यहाँ पे आई नहीं आएगा, सिंपल सी चीज़ है, बाकी आपका पूरा स्पेलिंग एकदम करेक्ट हो जाएगा। देखिए, तो हमारा रेफरेंस हो गया, कॉन्टेक्स्ट हो गया, थर्ड नंबर क्या है? एक्सप्लेनेशन। स्पेलिंग क्या है? EXPLANATION। नोटबुक आपके हाथ में है, पेन भी है, तो लिखते जाइए हर एक स्टेप को, क्योंकि मैं बहुत अच्छे से इसको समझना है। 4 मार्क हमारे ही हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने क्या करा? अब इसमें क्या लिखना है? व्याख्या करनी है। हमने जो हमारी 4 लाइन है, हमें जो 5 लाइन हमें स्टैंजा के रूप में दी गई है, उसे हमें क्या करना है? उसको हमें अच्छे से एक्सप्लेन करना है, व्याख्या करनी है, हर एक लाइन को समझाना है, पॉइंट क्या बोल रहा है। तो पॉइंट ने पहली लाइन में बोला टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, तो हम यहाँ पे लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट ने ये भी सही बोला है कॉन्टेक्स्ट में, द पॉइंट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, हियर ही गिव्स वेरियस एग्जाम्पल अबाउट इट। इसको फिर से रिपीट कर दो, हमारा एक्सप्लेनेशन और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और लेंथी भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम यही लाइन वापस लिख सकते हैं, द पॉइंट सेज दैट देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग वी डू, हियर ही गिव्स वेरियस एग्जाम्पल अबाउट इट। और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे, द पॉइंट सेज दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। पॉइंट क्या बोल रहा है? द पॉइंट सेज दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क। हम कुछ नहीं कर सकते बिना रिस्क लिए। इफ वी लाफ, सबसे पहली बात देखिए, इफ वी लाफ, हम क्या करेंगे? हंसेंगे। तो उसमें भी क्या है? वी फियर पीपल विल
कॉल अस फूल। अगर हम हंस रहे हैं तो हमें उसमें भी एक चीज़ का खतरा रहेगा। क्या रहेगा, कौन सा खतरा रहेगा कि लोग हमें क्या ना समझ ले, फूल ना समझ ले। फूल पागल वाला फूल, मूर्ख जिसको बोलते हैं। हाँ, तो देखिए द पोएट सेज दैट वी कैन डू नथिंग विदाउट टेकिंग रिस्क, देयर इज रिस्क इन एवरीथिंग, क्योंकि रिस्क हर जगह है। इफ़ वी लाफ, अगर हम हंस रहे हैं, वी फियर पीपल विल कॉल अस फूल, तो लोग हमें क्या ना समझ लेंगे, पागल ना समझ लें। इफ़ वी वीप, अगर हम रो रहे होंगे, देयर विल बी ए रिस्क ऑफ लुकिंग इमोशनल, तो उसमें भी क्या रिस्क रहेगा, खतरा रहेगा कि लोग हमें क्या ना देख रहे हो, हम कैसे नहीं लग रहे हैं, हम एक इमोशनल, एक हम भावुक इंसान नहीं लग रहे हैं। नंबर नेक्स्ट आता है इफ़ वी हेल्प अदर्स। देखो 2 लाइन हो गई कंप्लीट, नेक्स्ट वाली चल रही है। इफ़ वी हेल्प अदर्स देयर विल बी ए रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड। किसका, इंडल्ज। इंडल्ज का मतलब क्या होता है, इंक्लूड। आप किसी चीज़ में क्या हो रहे हो, फॉल, मतलब गिर रहे हो, उसमें लिप्त हो रहे हो, आपको क्या ना समझ रहे, इंडल्ज ना समझ रहे। स्पेलिंग INDULGED, सेकंड फॉर्म में वैसे, ठीक है, ओके। तो हम अगर किसी की हेल्प कर रहे हैं तो देयर विल बी ए रिस्क ऑफ बीइंग इंडल्ज्ड। इफ वी एक्सप्रेस अवर फीलिंग्स बिफोर अदर्स देयर विल बी ए रिस्क ऑफ शोइंग अवर रियल पर्सनैलिटी। और अगर हम अपनी एक्सप्रेस, आप बोलते हैं ना, हमारी फीलिंग्स को किसी के सामने एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या रिस्क रहेगा कि हम हमारी किसी को सच्चाई, हमारी ट्रू सेल्फ किसी के सामने एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। सेम पॉइंट में, मुझे पता है आपको पॉइंट अगर समझ में आ गई है तो आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, और आपको यही करना है। तो स्टूडेंट्स, नोटबुक में अगर आपने वर्क नहीं करा है तो स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, और आपको क्या करना है, इस पोएम को इसी तरीके से आपको इसे एक्सप्लेन करना है। स्टैंजा इसे ही बोलते हैं, स्टैंजा फिर से बता रही हूँ, स्टैंजा को एक्सप्लेन कैसे करते हैं, हाउ टू एक्सप्लेन ए स्टैंजा। फॉर्मेट बनेगा, नंबर 1 रिपीट करिए मेरे साथ में, रेफरेंस, स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, कॉन्टेक्स्ट नंबर 2, नंबर 3 एक्सप्लेनेशन। रेफरेंस में क्या करना है, रेफरेंस में हमें पॉइंट और पोएम का नाम लर्न करना है, कॉन्टेक्स्ट में हमें उसको एक थीम में, एक ब्रीफली उसको समझाना है, और एक्सप्लेनेशन में अपन को पूरा उसको अच्छे से उसको एक्सप्लेन करना, उसकी व्याख्या करनी है। ओके, सेम सभी पोएम में ऐसा ही होगा।